आज हम बात करेंगे 7 जो रिएक्शन है अल्कीन का, वो है ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस का क्या मतलब है? ओजोन का मतलब है यहाँ पे ओजोन O3 और लाइसिस का मतलब है ब्रेकिंग। इसका मतलब है जब हम ओजोन का एडिशन करते हैं। ओजोनोलाइसिस का क्या मतलब है? ओजोनोलाइसिस का मतलब है जब हम ओजोन का एडिशन करेंगे अल्कीन को, अल्कीन के जो डबल बॉन्ड है उसको हम ब्रेक करेंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे? ओजोन का एडिशन करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस। अब होता यह है कि जब भी हम एडिशन करते हैं ओजोन का O3 का अल्कीन के साथ, तो अल्कीन में जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और उससे बनता है मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड मोलोजोनाइड जो बनता है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये जो अनस्टेबल कंपाउंड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? ओजोनाइड में। ओजोनाइड में फिर ये ओजोनाइड खुद भी एक अनस्टेबल और एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है। ये फर्दर फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोनिल कंपाउंड में। कार्बोनिल कंपाउंड में। तो आप देखो ये जो होल प्रोसेस है ओजोनोलाइसिस का, यानी अल्कीन का कन्वर्जन होना किसमें? कार्बोनिल कंपाउंड में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि ओजोनोलाइसिस का मतलब है अल्कीन का कन्वर्जन होना किसमें? कार्बोनिल कंपाउंड में। ओजोन जो है O3 ओजोन मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या है? ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है, मोस्ट रिएक्टिव। ये जो रिएक्शन होता है ओजोनोलाइसिस का, इसके लिए कितना टेम्परेचर? अबाउट -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। तो ओजोन क्या है? ये मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का। अब हम डिस्कस करेंगे इसका रिएक्शन किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे पास है इथीन, और इथीन का जब हम रिएक्शन कराते हैं ओजोन के साथ यानी O3 के साथ, तो क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और इनर्ट सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। लेट्स सपोज कर ले फॉर एग्जांपल CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सबसे पहले क्या होता है इस रिएक्शन में? ये जो बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान, जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और इसी से पहले बनता है मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड यानी इससे क्या बनता है? मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, इस CH2 के साथ एक ऑक्सीजन, इस CH2 और दोनों फिर एक और ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना इसको कहा जाता है मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड। ये जो मोलोजोनाइड है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ये एक अनस्टेबल क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि अगर आप लोग गौर करिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होते हैं, इसके साथ भी इसके पास भी। अब इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान क्या होता है? लोन पेयर रिपल्जन होता है। तो उस लोन पेयर रिपल्जन की वजह से ये जो मोलोजोनाइड होता है ये अनस्टेबल होता है। तो अब स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में मोलोजोनाइड में रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं रीअरेंजमेंट। इस मोलोजोनाइड में क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह होता है कि ये जो CH2 है ये यहाँ पे दो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और एक ऑक्सीजन जो ऊपर होता है वो इस तरह कनेक्ट होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना इसको कहा जाता है ओजोनाइड। चूंकि यहां पे हमने
इथीन से स्टार्ट लिया था। कॉमनली हम इथीन को कहते हैं इथाइलिन, इसको कहा जाता है इथाइलिन। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना इसका नाम है इथाइलिन ओजोनाइड, इथाइलिन ओजोनाइड। अब ये जो इथाइलिन ओजोनाइड है, फर्स्ट ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, नंबर फर्स्ट। नंबर टू, ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है। और नंबर थ्री ये कि ये हम आइसोलेट नहीं कर सकते। ये जो इथाइलिन ओजोनाइड या जो ओजोनाइड होता है उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। तो दिस कंपाउंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। जब ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली एक्सप्लोसिव है, तो क्या होता है कि ये डिकम्पोज करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे इस ओजोनाइड के साथ हम क्या करते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास, लेट सपोज जिंक का जो डस्ट होता है उसका रिएक्शन अब इसके साथ कराते हैं। तो ये जिंक जो होता है वो खुद क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो खुद रिड्यूस हो जाता है। इसको क्या करता है, इसको खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसको रिड्यूस करता है। तो हम क्या करते हैं कि इस ओजोनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किस चीज का, जिंक डस्ट का। जिंक डस्ट के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो ये जो ओजोनाइड है ये फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल यहां मैं इसको लिख देता हूं, ये जो ओजोनाइड हमारे पास यहां पे बना, ओजोनाइड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, इस दोनों के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड और इसके दरमियान एक ऑक्सीजन। अब ये जो ओजोनाइड बना, इस ओजोनाइड के साथ रिड्यूसिंग एजेंट का हम रिएक्शन कराते हैं, जिंक डस्ट का जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या होता है कि इसका जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तकरीबन इसके लिए रिक्वायर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये जो बाण है इस कार्बन कार्बन और इस ऑक्सीजन की तरफ, यानी ये जो बाण है ये वाला, ये इस तरफ ये भी टूट जाता है और ये भी टूट जाता है। ये ऑक्सीजन मिल जाता है जिंक के साथ, तो ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाता है, तो यहां पे बन जाता है जिंक ऑक्साइड। अब देखो जिंक पे पहला क्या चार्ज था, यहां पे मेटल स्टेट में या एलिमेंटल स्टेट में जिंक पे 0 चार्ज था। अब यहां ऑक्सीजन पे -2 है तो जिंक पे क्या होगा, +2। मीन जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ। तो ये क्या है, जिंक क्या है, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है और दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जिंक ऑक्साइड बना। और ये जो बाण होते हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन, ये जो बाण ये भी टूट जाते हैं, ये बाण और साथ ये बाण ये टूट जाते हैं। तो क्या होता है कि ये बाण जब टूट जाता है, ये जो बाण था ऑक्सीजन और कार्बन और इस कार्बन कार्बन की, ये जो बाण था ये टूट गया। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गया और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन पे रह जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, यानी इस साइड वाला जो इलेक्ट्रॉन था, इस बाण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो ऑक्सीजन के पास चला गया, ये इस साइड वाला 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक लोन पेयर था, 2 लोन पेयर होते ऑक्सीजन पे। तो एक लोन पेयर वाले की जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया था ऑक्सीजन ने, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ। अब वो बॉन्ड टूट गया तो वापस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन गेन की 2। तो इन कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे वो उनके पास अब क्या रह गए, एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड भी क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। तो इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो ओवरऑल किस तरह बनता है, प्लस ये 2 कंपाउंड बनते हैं CH2 और ऑक्सीजन। और इस कार्बन पे क्या मौजूद है, सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह इस कार्बन पे भी और एक ऑक्सीजन। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं, कार्बन एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरे साइड पे हाइड्रोजन और इस साइड पे एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इस कार्बन पर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह दूसरा भी क्या है, कार्बन है, एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरे साइड पे हाइड्रोजन और इस साइड पे ऑक्सीजन।
इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन पे भी ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या होता है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान यहाँ पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान भी एक डबल बॉन्ड बन जाता है। अब ये 2 मोल हमारे पास क्या बने, कार्बोनिल कंपाउंड है। ये क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास बने, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कन्वर्जन ऑफ अल्कीन टू द कार्बोनिल कंपाउंड। इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस। अब ये क्या है, इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसमें फॉर्मलिन जो है वो ग्रुप मौजूद है। फॉर्मल्डिहाइड इसे कहते हैं हम, या हम इसको कहते हैं फॉर्मलिन, या जनरली हम इसको इफेक्ट नेम कहते हैं मिथनॉल। मिथनॉल। तो ये हमारे पास 2 मोल क्या बने, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड बने। अब ये जो फॉर्मलिन है या फॉर्मल्डिहाइड है, इसको यूज किया जाता है, यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम 37% ऑफ इट्स एक्वियस सोल्यूशन, इसका जब हम 37% एक्वियस सोल्यूशन बनाएंगे इस फॉर्मलिन का, फॉर्मल्डिहाइड का, तो फिर इस सोल्यूशन को हम यूज कर सकते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल स्पेसिमन हमारे पास लैब में होते हैं, बायोलॉजिकल स्पेसिमन जो हम लैब में रखते हैं, यूज करते हैं, ताकि वो खराब ना हो और खराबी से हम उसको बचा सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके, तो क्या करते हैं, हम बायोलॉजिकल स्पेसिमन को एक खास किस्म के सोल्यूशन में रखते हैं ताकि वो खराबी से बच जाए। तो हम इस एक सोल्यूशन, उसमें क्या है, फॉर्मलिन का सोल्यूशन। जब 37% हम इसका एक्वियस सोल्यूशन बनाते हैं, तो इस एक्वियस सोल्यूशन में हम बायोलॉजिकल स्पेसिमन रखते हैं, और इस तरह ये जो हमारे पास स्पेसिमन होता है बायोलॉजिकल, वो क्या रहता है, इस सोल्यूशन में वो प्रिजर्व रहता है। अब एक पॉइंट इस रिएक्शन में रह जाता है, वो है इंपॉर्टेंस। ओजोनोलाइसिस जो रिएक्शन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोनोलाइसिस, इंपॉर्टेंस, मेन इंपॉर्टेंट इसका ये है, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास एक अननोन अल्कीन है, अननोन अल्कीन है, यानी उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन आपको पता नहीं है, अननोन है, ये डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन सी जगह पे है। ये डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, आपको उसकी पोजीशन का पता नहीं है कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे मौजूद है। तो टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के पोजीशन को लोकेट करने के लिए क्या होता है, हम यूज करते हैं ओजोनोलाइसिस। तो ये हमारे पास हुआ ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन। अब इसका एक लास्ट रिएक्शन बचता है अल्कीन का, वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जो लास्ट रिएक्शन है इस अल्कीन का, और वो है पॉलीमराइजेशन। अगर आप लोग गौर करिए इस वर्ड्स पे, तो यहां 2 वर्ड है, एक है पॉली और दूसरा है मर। पॉली का मतलब है मेनी, और मर जो होता है इसका मतलब है यूनिट्स, यूनिट्स और पार्ट्स। पॉलीमराइजेशन कौन सा फिनोमेना है, कौन सा प्रोसेस होता है, तो पॉलीमराइजेशन वो फिनोमेना, वो प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मोनोमर्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसको हम मोनोमर्स कहते हैं, मोनोमर्स। मानो कहते हैं सिंगल को, मर्स कहते हैं यूनिट को, यानी छोटे छोटे सिंगल यूनिट्स होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं। जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और ये एक बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उन बड़े मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पॉलीमर। तो वो फिनोमेना जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसको मोनोमर कहा जाता है, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशन एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
और कंबाइन होकर ये बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो सच फिनोमेना को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। अब देखो मोनोमर क्या है। मोनोमर तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि मोनोमर जो वर्ड है मोनोमर, मोनोमर इसका मीनिंग है सिंगल। मोनो का मतलब है सिंगल और मर जो है इसका मतलब है पार्ट्स और यूनिट। मींस कि ये छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स होते हैं, बेसिक यूनिट्स होते हैं। और पॉलीमर क्या है? पॉलीमर, पॉलीमर बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं whose molecular masses whose molecular masses are very high। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके जो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। यूजुअली यूजुअली ग्रेटर देन 10,000 AMU। अमूमी तौर पे हम कह सकते हैं कि जो पॉलीमर होते हैं इसके जो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं वेरी हाई होते हैं, अबाउट तकरीबन 10,000 AMU से भी ज्यादा होते, ज्यादा हाई होते हैं। तो जैसे कंपाउंड को हम कहते हैं पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कर ले हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे ये स्मॉल स्मॉल यूनिट्स है और इन स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को हम कहते हैं, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल को मोनोमर्स। एन नंबर ऑफ हमारे पास क्या मौजूद है? ये एन नंबर ऑफ मोनोमर्स है, मोनोमर्स ये कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन इस फिनोमेना के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, हाई प्रेशर रिक्वायर होता है और साथ एक कैटलिस्ट भी रिक्वायर होता है। तो लिख सकता हूं मैं यहाँ पे अबाउट तकरीबन यहाँ पे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेट सपोज कर ले और 2000 जो है एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और साथ TiCl4 यानी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एक कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट लिख लिया। अब क्या होता है जो स्मॉल मोनोमर होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं और ये जो है हमारे पास ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो फिर इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है क्या? पॉलीमर। तो इस फिनोमेना को फिर हम कहते हैं कि ये पूरा फिनोमेना कहलाता है पॉलीमराइजेशन। अब एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एग्जांपल है इथीन का पॉलीमराइजेशन टू द पॉलीइथीन। इथीन का हम पॉलीमराइजेशन करते हैं पॉलीइथीन। मींस लेट सपोज हमारे पास ये है इथीन। इथीन क्या है? एन नंबर ऑफ इथीन, यहां मैं लिखता हूं एन नंबर। मीन बहुत सारे जो है ना मोनोमर्स मौजूद है किसकी? इथीन की। इथीन कह सकते हैं हम यूपीएससी आज कॉमन जो नेम है वो है इथाइलिन। इसका रिएक्शन हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कैटलिस्ट हम यूज करते हैं TiCl4 मीन टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। जब ये कंडीशन हम इस इथीन को प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि ये जो इथीन है ये पॉलीमराइज होकर पॉलीइथीन बना देता है। तो इसका क्या बन जाता है कि ये जो CH2 है इससे बन जाता है इथीन से। यहाँ पे N नंबर लिखता हूं क्योंकि ये N का मतलब है कि ये इसका मल्टीपल बना। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो मॉलिक्यूल बनी, इसको हम कहते हैं पॉलीइथीन। पॉलीइथीन हम इसको कह सकते हैं पॉली इथाइलिन। अब एक क्वेश्चन आप लोग के जहन में आया होगा कि यहां तो सही है कि मैंने यहां पे इथीन लिख दिया ENE क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन यहां पे तो डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पे तो सिंगल बॉन्ड मौजूद है। फिर भी मैं यहां लिखता हूं कि पॉलीइथीन और पॉलीइथाइलिन। ऐसा किए हुए तो अगर आप लोग गौर करें इसके जो फार्मूला है
इथीन क्या है, इथीन का फार्मूला है CH2 C2H4 C2H4। यहां अगर गौर करें इथीन का फार्मूला क्या है C2H4। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखिए जो ब्रैकेट के अंदर मैंने बंद किया, इसका फार्मूला भी C2H4 है। मीन जो डबल बॉन्ड जिसे हम कहते हैं इथीन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं ENE, वो हम इस फार्मूले के लिए यूज करते हैं। तो वो तो इस पॉलीइथीन के अंदर भी मौजूद है। जस्ट चेंज किस में आया है, चेंज जो है ना वो यह आया है कि यहाँ पे हम 2 और 4 लिख सकते हैं। मीन ये जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह है, ये वाला है, लेकिन ये जो है ये इसका मल्टीपल है। मीन चूंकि यहाँ पे n नंबर है, मीन जितने नंबर यहाँ पे है उतने नंबर बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है 2 और 4 हम लिख सकते हैं मल्टीपल C2H4। ये स्ट्रक्चर जो है ये मल्टीपल है इसका, बाकी इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो जो फार्मूला इथीन का है C2H4 वो यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो दोनों केस में हम कह सकते हैं ये क्या, ये इथीन है, पॉलीइथीन और जस्ट इथीन। अब आते हैं यूजेस ऑफ पॉलीइथीन। इसका यूज क्या है, कहां कहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो पॉलीइथीन के यूजेस जो है, फर्स्ट क्या है, यूज एज अ प्लास्टिक मटेरियल इन इंडस्ट्री। हम इसको यूज कर सकते हैं यूज्ड एज अ प्लास्टिक मटेरियल एंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में एज अ प्लास्टिक मटेरियल के तौर पे ये यूज होता है, नंबर फर्स्ट। नंबर 2, ये यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शॉपिंग बैग्स। जब आप शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के लिए जो बैग्स आपको दी जाते हैं, उन बैग जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके बनाने में क्या होता है, ये पॉलीथीन यूज होता है। इसी तरह जो स्पोर्ट्स नेट्स होते हैं, स्पोर्ट्स के जो नेट्स है उसमें भी यूज होता है। जो डस्टबिन होता है जिसमें हम वेस्ट मटेरियल रखते हैं, डस्टबिन, उसके मैन्युफैक्चरिंग में ही पॉलीथीन का यूज होता है, ये यूज होता है। इसी तरह जो पैकिंग मटेरियल होते हैं, पैकिंग मटेरियल यानी जो पैकिंग के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं, इसका सिंपल मतलब है शॉपर। जो शॉपर बैग वगैरह हम यूज करते हैं पैकिंग मटेरियल के चीजों को पैक करने के लिए, वो किससे बनते हैं, पॉलीइथीन से। और इसका एक इंपॉर्टेंट जो यूज है वो है केबल इंसुलेशन। केबल इंसुलेशन, जो केबल वायर होते हैं, बिजली की जितने भी वायर है, अगर आप लोग देखते हैं उसमें कापर वायर होते हैं या बाकी जितने भी मेटल है उनके जो वायर्स होते हैं, बिजली चूंकि खतरनाक है, तो क्या होता है उन वायर्स के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर इस तरह प्लास्टिक का कवर होता है, प्लास्टिक का कवर होता है। और उस प्लास्टिक की कवर के अंदर उसके कापर के वायर और कापर के तारे होती है। क्यों, क्योंकि ये खतरनाक होते हैं बिजली, अगर हम उसको टच करेंगे डायरेक्टली तो क्या होता है, डेथ का खतरा होता है। इसी वजह से उसके ऊपर क्या होता है, एक कवर होता है इस प्लास्टिक का। प्लास्टिक अगर हम टच करेंगे तो हमें नुकसान नहीं होता। तो वो जो केबल इंसुलेशन होता है, यानी ये क्या होता है, उन वायर्स को इंसुलेट करता है। तो उन केबल्स के, बिजली के तारों की इंसुलेशन के लिए भी क्या होता है, पॉलीइथीन उसमें यूज होता है।